बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज़म तो मुझे पाकर खुश थे ही, लेकिन अम्मा जी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो बार बार कहती कि इन्हें आज़म के लिए ऐसी ही लविंग, केयरिंग और मोहब्बत करने वाली लड़की चाहिए थी जैसा कि अनीला है। ज़िंदगी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में रवां दवां थी। अम्मा जी और आज़म मुझे किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। आज़म एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हम 3 अफराद थे। कम तनख्वाह में भी अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब यके बाद दीगरे अली और फरीहा हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गए तो अखराजात बढ़ गए। आज़म परेशान रहने लगे। इसी दौरान मुझे यके बाद दीगरे अपने वालिदैन से जुदाई का दुख सहना पड़ा। अम्मी को मुसलसल बुखार की वजह से खोना पड़ा और अब्बू को हार्ट अटैक ने लम्हा भर की मोहलत नहीं दी। ये दौर मुझ पर बहुत कठिन था। दिन रात आंसू बहाना मेरा मशगला बन गया था। मैं अब भी सोचती हूँ कि अगर आज़म की बेपनाह मोहब्बत और अम्मा जी की खसूसी तवज्जो और शफ़क़त ना होती तो मैं गम की इस दलदल से कभी नहीं निकलती। वक्त के साथ साथ मैंने अम्मी अब्बू की जुदाई कबूल कर ली। इसमें मेरे अरशद भाई की मोहब्बतों का भी बहुत हाथ था। वो मेरे बड़े भाई थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर रोज़ मेरी खबरगिरी के लिए आ जाते। हालांकि अब्बू ने वफ़ात से 3 माह कबल अरशद भाई की शादी अपनी भांजी से करा दी थी। मैंने अक्सर सुना था कि भाइयों की जब शादी हो जाती है तो वो बहनों को भूल जाते हैं, लेकिन अरशद भाई के लिए ये कौल गलत साबित हो गया था। मैं तो अरशद भाई से बहुत मोहब्बत करती थी कि अब यही मेरा मैका था। बच्चे बड़े होने लगे तो आज़म का बाहर जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। दरअसल उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इन्हें अच्छी जॉब मिल सके, लेकिन ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान में रहना अब इनके नसीब में नहीं। मैं आज़म के जाने के बारे में सोचती तो मुझे ऐसे लगता जैसे मेरा दिल कोई मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। मैं आज़म की मोहब्बतों के बिना कैसे जी पाऊँगी। मेरे लिए तो आज़म की मोहब्बत हवा और पानी जैसी थी। अम्मा जी जाने खुश थी या नहीं, लेकिन इन्होंने आज़म को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसी कोई कोशिश मैंने भी नहीं की थी, लेकिन मेरे अंदर शदीद किस्म की कश्मकश जारी थी। लेकिन मैं ज़मान की तावीलों के जवाब में कुछ भी नहीं कह सकती थी कि बच्चे स्कूल की एज तक पहुंच चुके थे, लेकिन हमारी इस्तिताअत नहीं थी कि इन्हें अच्छे स्कूल तो छोड़ किसी दरमियाने दर्जे के स्कूल में दाखिला दिला सकें, जबकि अपने बच्चों के लिए हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। आज़म के जाने के बाद मैं बहुत उदास थी। घर खाली खाली लगता। हर जगह मुझे आज़म की शबीह नज़र आती। अम्मा जी भी हर वक्त खामोशी से लेटी रहती। इनकी भूख कम होती जा रही थी। बच्चे भी गुमसुम रहने लगे थे। आखिरकार मुझे ही खुद को संभालना पड़ा। घर की रूटीन वापस लाने के लिए मैंने कोशिशें शुरू कर दी कि कुर्बानी घर की मालकिन ही देती है। अरशद भाई रोज़ाना आते और मुझे समझाते। खुद को संभाल कर मैंने एक बार फिर से खुद को रूटीन के कामों में मसरूफ़ कर लिया और वही रूटीन शुरू कर दी जो आज़म के यहाँ होते हुए थी। मेरी कोशिशों से जल्द ही घर का माहौल सेट हो गया। अम्मा जी भी हंसने बोलने लगी। बच्चे भी अपने खेल कूद में, पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। इस दौरान जब भी आज़म का फ़ोन आता तो गोया घर की खुशियाँ दोबाला हो जाती। बच्चे मुझे आज़म की बात सुनने ही ना देते, मेरे हाथों से रिसीवर खींचते। अम्मा जी को तो मौका ही नहीं मिलता था बेटे से बात करने का। वो फ़ोन पर बात करने की ज़्यादा शौकीन भी नहीं थी। शुरू में 1-2 बार इन्होंने आज़म से खुद बात की थी। इसके बाद हमारी बातें सुनती और मुस्कुरा कर हमारी बातों से खुद ही नतीजा अखज़ करती। बाद में मुझसे तफसील पूछती रहती। मैं इनके पसंद के मुताबिक जवाबात देती। मसलन आज़म वहाँ बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी भी सख्त नहीं है। वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ आकर मेरी नमाज की आदत भी पुख्ता हो गई है। इनमें से बहुत सी बातें मैं खुद से कह देती, लेकिन अम्मा जी मेरी इन बातों से खुश हो जाती और कई दिनों तक सरशार रहती। हालांकि आज़म अपने घर को, मुझे और अम्मा जी को, बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। वो मुझे अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाते तो इनकी आवाज़ रूहान सी हो जाती। मेरे आंसू मेरे दिल के अंदर गिरते रहते, लेकिन मैं अपने लहजे को हशाश बशाश बनाकर मौजू बदल देती और बच्चों की शरारतों के किस्से सुनाकर इनकी अफसुर्दगी को दूर करती।
मैं अपने बीते दिन याद कर रही थी कि फ़ोन की घंटी ने मुझे मेरे ख़यालात से चौंका दिया। दिल इस कदर बुझ गया था कि किसी बात में दिल नहीं लग रहा था, बस अकेले रहने और रोने को दिल चाह रहा था। बादल नख्वास्ता ही मैंने फ़ोन सुनने कमरे में चली गई। अगर 2-4 बार मज़ीद बेल होती तो अम्मा जी आवाज़ें देने लगती, फ़ोन उठाओ कहीं आसम का ना हो। मैंने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ अरशद भाई थे। अनीला बहन कैसी हो? अरशद भाई की नरम और मीठी बात पर मेरे दिल के अंदर झक्कड़ से चलने लगे। कोशिश के बावजूद मेरे मुंह से सिसकी निकली। वो तड़प उठे। अनीला तुम रो रही हो? इनकी आवाज़ में आंसू की आमेजिश थी। अरशद भाई आपको पता तो है, आप मेरे दर्द को जानते हैं। फिर भी वो सिसकते हुए बोली। अरशद भाई कुछ ना बोले। एक सर्द आ इनके होंठों से फिसल गई। मैंने सहन के कोने में तख्त पोश पर बैठी अम्मा जी को देखा। बच्चे भी इनके करीब बैठे खेल रहे थे और साथ साथ शोर मचा रहे थे कि मेरी आवाज़ इन तक पहुंचनी मुश्किल थी। अरशद भाई कह रहे थे, अनीला क्या मुझसे बच्चों के सिलसिले में कोई कोताही हो गई है? नहीं नहीं अरशद भाई, मैं सिसकियों के दरमियान रुक रुक कर बोली। आप ना होते तो मैं मर जाती, जिंदा ना रहती। लेकिन अरशद भाई ये सब कब तक चलेगा? कब तक, आखिर कब तक? कुछ पता नहीं। मैं खुद सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। अरशद भाई की आवाज़ भी रूहान सी हो गई। मैं मज़ीद खुद को संभाल नहीं सकती। अगर अरशद भाई से मज़ीद में बात करती तो मेरी चीखें निकल जाती और वो राज फाश हो जाता जो किसी अनमोल और कीमती शय की तरह मैंने अपने दिल में संभाला हुआ था। दोपहर को अम्मा जी और बच्चों को मामूल के मुताबिक खाना खिलाकर मैं स्टडी रूम में आ गई। अम्मा जी मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। बच्चों को मैंने अपने कमरे में सुला दिया। घर खाली था। मैं बरामदे में बैठकर चीखें मार मार कर रोने लगी। आज़म आ जाएं, आज़म प्लीज़ आ जाएं। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने जो वादा मुझसे लिया था, मैं इसका बोझ संभालते संभालते थक गई हूँ। मुझे इस बोझ से आज़ाद कर दें आज़म। मैंने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया ताकि आवाज़ दूर तक ना जाए। अगर आज़म सचमुच फ़ोन करते और मेरी ये आओ बका सुनते तो शायद वो अगली फ़्लाइट से वापस आ जाते, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाते। लेकिन वो थे ही कहाँ। वो तो ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मुझे आज़म की वो आखिरी बातें याद आ गईं। आज़म आज से चंद माह कबल ही वफ़ात पा गए थे। वो दिन बहुत उदास था। जाने क्यों मेरा दिल सुबह से ही बहुत अफसरदा था। अम्मा जी किसी के घर अयादत के लिए गई हुई थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं अकेली घर में थी। कल ही आज़म से मेरी ढेरों बातें हुई थी। वो सरशार अंदाज में मुस्तकबिल के ढेरों मंसूबे बना रहे थे। मैं भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर इनकी बातों की तायद कर रही थी। इसके बावजूद कि मैंने कल आज़म से बहुत सी बातें की थी, फिर भी मेरा दिल उदास था। और इसी वक्त वो बदकिस्मत फ़ोन आ गया जिसने मेरी दुनिया अंधेर कर दी। किसी का फ़ोन आया था जो बहुत तेज़ी में बात कर रहा था। आप मिसेस आज़म बोल रही हैं ना? जी हाँ। आप कौन? देखिए आज़म का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। इनके बचने के कोई चांसेस नहीं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए बात कीजिए। मैं ना समझने वाली कैफियत में रिसीवर को घूरती रही कि आज़म की टूटी फूटी आवाज़ सुनाई दी। सुनो अनीला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बारे में अम्मा जी को और बच्चों को नहीं बताओगी। मैं ये वादा अरशद से भी ले चुका हूँ। बोलो नीला, वादा करो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द तेज़ आंधियाँ चलने लगी हों। मेरा दम घुटने लगा। मैंने बोलना चाहा लेकिन मेरा दम घुट रहा था। अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। रिसीवर मेरे हाथ से दूर जा गिरा। मैं पूरे कद से फर्श पर गिर गई और फिर मुझे कुछ खबर नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा हाथ अरशद भाई के हाथों में था। इनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो बेकरारी से मुझसे पूछने लगे, अनीला मेरी बहन, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने खाली खाली नज़रों से अरशद भाई का उदास चेहरा देखा। पहले तो मैं ना समझी के आलम में इधर उधर देखती रही। फिर जब मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ और किस तरह यहाँ पहुँची हूँ तो एक चीख मारकर वहशत के आलम में उठ बैठी और अरशद भाई को गिरबान से पकड़कर झटकने लगी। बताओ, बोलो, कहाँ है मेरा आज़म? जल्दी से मुझे इनके पास ले जाओ। मैं दीवानगी के आलम में बेड से उतरने लगी। अरशद भाई ने किसी नन्ही बच्ची की तरह मुझे अपने बाजुओं में दबोच लिया।
मैं अपने आप को इनसे छुड़ाने लगी। मुझ पर दीवानगी तारी थी, बाल खुलकर चेहरे पर बिखर गए थे। अरशद भाई मेरी वहशतों से घबराकर नर्स को बुला लाए, जिसने अरशद भाई के साथ मिलकर मुझे ज़बरदस्ती दोबारा बेड पर लिटाया। नर्स चली गई तो अरशद भाई रोकर बोले, अनीला, हमको यह हकीकत कबूल करनी होगी कि आज़म अब इस दुनिया में नहीं है। आज इसको फोत हुए 2 रोज़ हो गए हैं। अगर तुम बीमार ना होती, अस्पताल में ना होती, तो मैं आज वहाँ होता। वो ठंडी सांस लेकर बोले, अनीला, अब हमें आज़म के इस राज को राज रखना होगा। ये भी अच्छी बात है कि अम्मा जी इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं। मैंने इनको अभी थोड़ी देर पहले ज़बरदस्ती घर भेजा है। वो 2 रोज़ से तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, 1 मिनट के लिए भी वो सो न सकी। घर में बच्चे अकेले हैं, इसलिए समझा बुझाकर इन्हें मैंने घर भेज दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। इसके बाद मैं गुमसुम सी होकर रह गई। अम्मा जी हैरान थी कि मैं अचानक इतनी ज़्यादा कैसे बीमार हो गई। वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। अरशद भाई की बेगम राबिया भाभी ने मेरे अस्पताल में होने के बाइस मेरा घर और बच्चे संभाले। कहते हैं कि इंसान बहुत सख्त जान होता है, या फिर अल्लाह ताला इंसान को अगर इतना बड़ा ज़ख्म देता है तो इसको सहने की ताकत भी देता है। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं हवासों में आने लगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बड़ी खबर को बच्चों और अम्मा जी से कैसे छुपाऊं। लेकिन ये आज़म की वसीयत थी। मेरी शादी के बाद अरशद भाई और आज़म आपस में इतने गहरे दोस्त बन गए थे कि अगर 2-4 दिन एक दूसरे से ना मिलते तो दोनों का हाल बुरा होने लगता। आज़म ने इस दोस्ती को आजमाया और मेरे भाई ने इनसे वादा कर लिया कि वो इनकी मौत की खबर इनके वालदा और बच्चों से छुपाएंगे। और अब वो हर रोज़ आज़म बनकर फ़ोन करते, बच्चों की फरमाइशें पूरी करते और हर माह एक माकूल रकम घर लाकर देना भी इनकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और यही बात मेरे जहन पर बोझ बनकर सवार थी कि आखिर कब तक वो हमारे अखराजात बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि वो इस इजाफी जिम्मेदारी से उकता जाएं। अरशद भाई की बीवी राबिया भाभी बेपरवाह सी खातून थी। वो किसी बात की खोज में नहीं रहती थी। अरशद भाई ने इनसे भी बात छुपा ली थी। वो हमारे साथ जो भी माली मदद करते या बच्चों के लिए तोहफे तोहफ़े लेकर आते। अम्मा जी के साथ साथ भाभी भी यही समझती थी कि वो ये सब आज़म भेजते हैं। मैं और अरशद भाई दोनों परेशान थे कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और हम इसे कब तक जारी रख सकेंगे। अरशद भाई ने बताया कि आज़म ने कहा था जब तक अम्मा जी जिंदा हैं ये बात हमें छुपानी होगी। अम्मा जी के बाद बच्चों के जहनों को इसके लिए आमादा करना होगा और तब तक बच्चे मेरी जुदाई से थोड़े बहुत मायूस हो चुके होंगे, इसलिए शायद वो। अरशद भाई बात पूरी ना कर सके और रोने लगे और आंसुओं के बीच अटक अटक कर कहने लगे, आज़म ये नहीं समझता था कि माँ बाप की जुदाई किसी भी उम्र में कबूल नहीं की जा सकती, लेकिन देखो तुम और मैं क्या मम्मी पापा की जुदाई को अभी तक ज़हनी तौर पर कबूल कर पाए हैं? वो तो बच्चे हैं। मैं कुछ ना बोली, बस आंसू बहाती रही। हम दोनों जब भी अकेले होते इसी इशू पर बात करते और कोई नतीजा निकाले बगैर रो धोकर अलग हो जाते। लेकिन उस दिन मैं सीरियसली सोचने लगी और महसूस करने लगी कि अब इस मसले का हल सोचना होगा। उस दिन मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। अम्मा जी से इजाज़त ली और घर से निकल आई। करीब ही खाली रिक्शा मिल गया। मार्केट नज़दीक ज़रूर थी, लेकिन पैदल जाने में बहुत टाइम लग जाता, सो मैं अक्सर रिक्शे में चली जाती थी। जब मेरे पास वाफिर वक्त होता तो पैदल भी चली जाया करती। पलक झपकते मार्केट आ गई। मैं इधर उधर देखे बगैर बच्चों के जूते वाले हिस्से में चली गई और अली के लिए चप्पल देखने लगी। चप्पल खरीदने के बाद मैंने लिस्ट निकाल कर बाकी अशिया खरीद ली और शॉप से निकलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने मुड़कर देखा तो वो राबिया भाभी थी। इनके हाथ में कुछ लिफाफे थे। अरे राबिया भाभी आप? इन्हें इस तरह गैर मुतवक्के तौर पर अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। हाँ मैं, अच्छा हुआ तुमसे यहाँ मुलाकात होगी, वरना तो तुम सचमुच ईद का चांद बन गई हो। मैं शर्मिंदा हो गई। वाकई मसरूफियत इतनी थी कि भाई के घर जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। भाभी वो आप जानती हैं ना कि कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझे। दिल तो बहुत चाहता है आपसे बातें करने को और मिलने को, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। चलो आज तो मौका मिल गया ना, चलो बैठकर एक कप कॉफ़ी पी लेते हैं और बातचीत भी कर लेंगे। राबिया भाभी प्यार से बोली। अगरचा मेरे पास सचमुच टाइम नहीं था, बच्चों के स्कूल से घर आने का टाइम भी नज़दीक था और अम्मा जी को टाइम पर खाना भी देना था,
लेकिन राबिया भाभी की प्यार भरी ऑफर को ठुकराना भी मेरे बस में नहीं था। सो दिल ना चाहते हुए भी मैं इनके साथ इसी मार्केट में कायम एक रेस्टोरेंट में चली गई। कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जाने क्या बात थी, मुझे आज राबिया भाभी कुछ बुझी बुझी सी लगी। वो बड़ी बागो बहार किस्म की खातून थी। हर बात के शुरू और आखिर में वो एक छोटा सा कहका ज़रूर लगाती, लेकिन आज मैंने अभी तक इनका वो मखसूस कहका नहीं सुना था। भाभी क्या बात है, आप किस बात को लेकर अफसरदा हैं? मैं ना रह सकी और इनसे पूछ लिया। इसकी वजह तुम्हारे भैया हैं। राबिया भाभी कभी किसी बात को दिल में न रखने वाली थी। इस वक्त भी वो अपनी हालत मुझसे छुपा न सकी और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, क्या? मैं शिद्दत से चूक पड़ी। मुझे सचमुच बड़े ज़ोर का झटका लगा, क्योंकि अरशद भाई और राबिया भाभी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों में शाज़ो नादिर ही नाराज़गी का मौका आता था। पर फिर यह अनहोनी कैसे हो गई? मैं सवालिया अंदाज में इन्हें यकटक देख रही थी। वो संजीदगी से कह रही थी, मेरी समझ में नहीं आता अनीला कि तुम्हारे भाई को क्या होता जा रहा है, लेकिन वो बहुत बदल गए हैं। क्या कह रही हैं आप भाभी? अरशद भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रही हैं? मैं हैरत से बोली, ये इल्ज़ाम नहीं अनीला, हकीकत है। वो पहले वाले अरशद तो रहे ही नहीं। मालूम नहीं वो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हैं, और अगर मैं अपने लिए एक सूट भी ख़रीद लूँ तो वो मुझे कफ़ायत शुआरी पर लेक्चर देने लग जाते हैं। मैं हक्का बक्का इनका मुंह तक रही थी, जबकि वो कह रही थी, तुम्हारे भाई की अच्छी खासी कमाई है, फिर हमारे बच्चे भी नहीं हैं जिन पर कोई ज़्यादा खर्चा होता, और अब मुझे तुम जानती हो कि मैं कोई फजूल खर्च औरत नहीं हूँ। हम दो बंदों का कितना खर्च होगा, जबकि महीने के आखिर में तुम्हारे भाई ने सारे पैसे ख़त्म कर लिए होते हैं। मैं आंखें फाड़े इन्हें देख रही थी और वो नॉन स्टॉप बोल रही थी, तुम नहीं मानोगे अनीला, लेकिन मुझे तो ये किसी औरत का हाथ लगता है। यूँ लगता है कि वो किसी औरत के चक्कर में फंस गए हैं, तभी तो पैसा इनके हाथों का मैल बन गया है। मैं गुमसुम किसी गहरी सोच में गुम इनकी बातें सुन रही थी, जबकि अपने दिल का सारा बोझ उतार कर वो उठ खड़ी हुई और काफ़ी के पैसे प्लेट में रखते हुए बोली, मैं जानती हूँ अनीला कि तुम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हो और इनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती, लेकिन मेरी बातों पर ज़रूर गौर करना, क्योंकि मैं गलत नहीं कह रही। मुझे अपने ख्यालात में उलझा छोड़कर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई, जबकि मुझे लग रहा था जैसे मैं पत्थर की बनकर रह गई हूँ। हाँ, मेरे भाई का पैसा एक औरत के चक्कर में बर्बाद हो रहा था, लेकिन वो औरत कोई गैर नहीं, इनकी बदनसीब बहन है, जिसके मियाँ ने इससे इतनी बड़ी कसम ले ली है कि इनका घर भी दांव पर लगने लगा है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने वहीं बैठे बैठे एक अज़म से कहा और शॉपिंग बैग्स उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई। अगले दिन अरशद भाई मेरे सामने बैठे थे। उनकी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया था। वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें उठाकर बोले, अनीला, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं आसम से किया हुआ वादा तोड़ दूंगा? लेकिन अरशद भाई, आपको ये वादा तोड़ना होगा, ये हम सब के मफाद में है। हम मज़ीद इस राज को राज नहीं रख सकते। लेकिन अनीला, हम इस अलमिया को अम्मा जी से छुपाएंगे जब तक वो ज़िंदा हैं। हम ये राज आश्कार करने की हिम्मत नहीं कर सकते, वरना क्या? अम्मा जी इस गम को सहार नहीं सकेंगी। यही सोचा था आज़म ने, और आप भी यही सोच रहे हैं। लेकिन मुझे देखे, मेरी सारी ज़िंदगी पल भर में राख का ढेर बन गई, लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा हूँ, जी रही हूँ। अम्मा जी भी ज़िंदा रह लेंगी। लेकिन अनीला, तुम अचानक ही क्यों ये राज आश्कार करने पर तुली हो? आखिर बात क्या है? बस भैया, मैं आपका पैसा मज़ीद खुद पर और अपनी फैमिली पर खर्च नहीं होने दूंगी। बस बहुत हो गया। आपका पैसा खुद पर, राबिया भाभी पर खर्च होगा। बहुत खराज वसूल कर लिया आपसे, आपकी आज़म से दोस्ती का, अब और नहीं। आखिर में मेरा गला रंध गया, आवाज़ भरा गई, लेकिन अचानक कदमों की आहट पर मैंने और अरशद भाई ने बैक वक्त चौंक कर पीछे देखा और अम्मा जी को अपने सर पर खड़ा देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मुझे ज़बरदस्त शौक लगा था अम्मा जी को अचानक देखकर, जबकि अरशद भाई की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। हम दोनों बहन भाइयों के पांव तले से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि अम्मा जी हमारे करीब खड़ी बरसों की बीमार लग रही थी। वो अचानक बहुत बूढ़ी लगने लगी थी। इनके कंधे झुके हुए थे और वो बहुत बेबस, लाचार और टूटी हुई लग रही थी।
अम्मा जी, मेरे कांपते होंठों से इनका नाम रुक रुक कर निकला। अरशद भाई के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो बात करने के काबिल नहीं थे, बस साकित बैठे अम्मा जी को तक रहे थे। कितनी देर तो हम तीनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही, इतनी खामोशी कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ आना लाजमी थी। लेकिन इस खामोशी को अम्मा जी की सिसकियों ने तोड़ डाला। मैंने तो कभी अम्मा जी की आंख में आंसू तक नहीं देखे थे, कुजा इन्हें बिलक बिलक कर रोते देखा। मैं थर थर कांपने लगी, जबकि अरशद भाई अम्मा जी के साथ रो रो कर बेहाल हो रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं मर गई हूँ और सांस लेने के काबिल नहीं रही। मेरी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया था और मैं पूरे कद से गिरने वाली थी कि अचानक ही अम्मा जी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे थाम कर किसी अनमोल शय की तरह कुर्सी पर बिठा दिया और आंसुओं में डूबी आवाज़ में बोली, अनीला, आज़म मेरी दुनिया था। वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई करीबी रिश्ता नहीं था। लेकिन वो कुछ देर के लिए रुकी, फिर आंसुओं से गंदी हुई आवाज़ में बोली, लेकिन तुम दोनों जो कर रहे थे वो भी गलत था। अरशद बेटे की दोस्ती अपनी जगह, इसकी आज़म से किए हुए वादे की अहमियत तो है, लेकिन हकीकत से फ़रार भी तो नामुमकिन है। अपना लरसता हुआ कांपता हुआ हाथ मेरे सर पर रखते हुए वो बोली, ख्वाबों में जीना बहुत दिलफरेब होता है मेरी बच्ची। जब ख्वाब टूटते हैं तब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। सोचो तो अगर कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने खड़े होकर कहते कि जहाँ से मर्जी हो हमारे बाप को लेकर आओ, तो तुम क्या करती? अगर मेरा आखिरी वक्त करीब आ जाता और मैं तुमसे कहती कि आज़म को कहो कि फ़ौरन पहुँचे, मुझे इसको आखिरी बार देखना है, तो तुम क्या करती? वो फिर से फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं रो रही थी, बल्कि मेरी चीखें और कराहें और अरशद भाई का ज़ोर ज़ोर से रोना भी इनकी आवाज़ में शामिल हो गया था। आज मैं वाकई बेवा हो गई थी। आज आज़म सचमुच मेरी ज़िंदगी से निकल गए थे। अभी तक झूठ मूठ के सही, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद थे। लेकिन मैं दुखी और गमज़दा होते हुए भी अंदर से मुतमईन थी कि बकौल अम्मा जी के हकीकत कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन इसे कबूल कर लेना चाहिए। ख्वाबों में सारी उम्र रहा नहीं चाहता। और आज मैं सचमुच की आज़म की बेवा बनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।